हेलो बच्चों, बीए परीक्षा गुरु में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें जो कौन सा था, लॉर्ड लिटन। आज हम लोग इसी यूनिट का सेकंड टॉपिक जो बचा हुआ है लॉर्ड रिपन, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लॉर्ड रिपन का जो प्रारंभिक जीवन है, उसका जन्म कब हुआ ये देखते हैं। हम देखेंगे लॉर्ड लिटन का जो जन्म है, लॉर्ड लिटन का जो जन्म है वो अक्टूबर 1827 ईस्वी को होता है। कब होता है? अक्टूबर 1827 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1827 ईस्वी को। कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड में। अगर हम लोग इसके देखिए, इसके माता पिता का जिक्र कम जगह मिलता है, लेकिन अगर इसके एक पुत्र की बात की जाए जो था एल्फ्जे, जो एल्फ्जे था ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी रह चुका था, इसलिए इसका जिक्र देखने को हमको मिलता है और इससे कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर हम लोग इसके कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल 1880 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक था। देखिए इसके पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लॉर्ड लिटन था, जिसका कार्यकाल क्या था? 1876 से 1880। देखिए पूर्व वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड लिटन आएगा 1876 से 1880 ईस्वी। ठीक है, देख लीजिए जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1827 ईस्वी को। कहां पर हुआ? इंग्लैंड में। पुत्र का था, कौन था? एफजे, प्रधानमंत्री रह चुका था। कहां का? ब्रिटेन का। कहां का? ब्रिटेन का। ठीक है, कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल 1880 से कहां तक है? 1884 ईस्वी तक। इसके पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880, जो इसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसके समय अगर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो वो था ग्लैडस्टोन। कौन था? ग्लैडस्टोन। ठीक है, इसकी मृत्यु देखते हैं, 9 जुलाई 1909 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। 9 जुलाई 1909 ईस्वी को। देखिए ये जो भारत का उद्धारक बोला गया है, ये जो भारत का उद्धारक है ना, इसका मतलब क्या होता है? भारत का उद्धार करने वाला। भारत का उद्धार करने वाला क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जो इसकी नीतियां रही हैं, जो इसके कार्य रहे हैं, इतने उदारवादी रहे हैं कि अपने यहाँ जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने इनको क्या बोला है? भारत का उद्धारक बोला है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक देखिए। अब ये इतना उदारवादी क्यों था, इसकी झलक हमें कहां से मिलती है? देखिए अगर इसकी बात करें पुस्तकों में, तो इसकी एक पुस्तक है द ड्यूटी ऑफ द एज। द ड्यूटी ऑफ द एज, इस पुस्तक में इसने लोकतंत्र के गुणों की व्याख्या करी है। तो आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र के गुणों पर एक पुस्तक लिखी हो, वह एक राजशाही व्यवस्था में ठीक ढंग से कार्य कर ही नहीं पाता। यही कारण है कि अंत में जब ये ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है तो इसको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ता है। इसकी क्या है? द ड्यूटी ऑफ द एज, प्रमुख पुस्तक है। ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। हम लोग एक बार फिर से रिवाइड करेंगे। क्या है? जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1827 ईस्वी को। कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। पुत्र कौन था? एफजे, प्रधानमंत्री कहां था? ब्रिटेन का रह चुका था। कार्यकाल का क्या था इनका? 1880 से 1884 ईस्वी। पूर्व जो वायसराय था वो लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 था। हाँ ठीक है, इनके समय अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की बात करें, ग्लैडस्टोन थे। कौन थे? ग्लैडस्टोन थे। मृत्यु की बात करी जाए इनकी तो 9 जुलाई 1909 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत का उद्धारक नहीं किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। और इनकी प्रमुख जो पुस्तक है वह द ड्यूटी ऑफ द एज है। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी को जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अच्छे से हो गई होगी पूरी। अब देखेंगे इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो। इसके प्रमुख कार्यों में सबसे पहला कार्य जो होता है, जो लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय सत्र अधिनियम लाया गया था। समझ रहे हैं? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसे कहा था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसके तहत क्या था? समाचार पत्रों की संदेह होने पर ही मुद्रक और छापे खाना जब्त हो जाता था। मुद्रक की जमानत और प्रकाशक की जमानत जब्त हो जाती थी, है ना। उसको इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया या खत्म कर दिया। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो था उसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके तहत क्या था? भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने के अधिकार नहीं थे। इसको भी इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगर हम लोग देखें शिक्षा के विषय में इन्होंने क्या किया? शिक्षा में सुधार का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा में सुधार का प्रयास। हंटर कमीशन का गठन कराया। इसने क्या किया? हंटर कमीशन में जो चार्ल्स गुड्स के नियम वो था अधिनियम, उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में, है ना। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर किस प्रकार समाप्त किया गया इसको भी देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन की स्थापना। ये देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की बात करी जाए तो किसने करी? लॉर्ड रिपन ने। द्वितीय अफगान युद्ध की समाप्ति, देखिए लिटन ने इसे स्टार्ट करा था लेकिन उन्होंने इसे समाप्त कर दिया एक संधि के तहत, उसको पढ़ेंगे। पांचवा हम पढ़ेंगे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। इसके बाद हम इनके आर्थिक सुधार जो हुए थे वो पढ़ेंगे। सातवें नंबर पे हम पढ़ेंगे देशी राज्यों के प्रति उदार नीति, है ना, इल्बर्ट विल विवाद। इल्बर्ट विल विवाद क्या था? इसके तहत क्या हुआ था? इनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो हम लोग जानेंगे कि इल्बर्ट विल विवाद क्या था, इससे कब आया और क्यों आया, किसकी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया, किस प्रकार इसमें विवाद हुआ, विवाद में क्या हुआ, इनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके आगे सभी कार्यों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपने जीवन परिचय और मुख्य कार्य इनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम लोगों ने जो लॉर्ड रिपन है उसके प्रमुख कार्यों और उसके जीवन परिचय को देखा। अब इसके बाद हम उसके एक एक कार्य को एक एक करके क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जो पहला कार्य है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम की समाप्ति। ध्यान दीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम की समाप्ति। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। और खत्म किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। देखिए, इसी तरह से भारतीय शस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटन लाया था लेकिन खत्म किसने करा? लॉर्ड रिपन ने। कब खत्म करा? 1882 ईस्वी को। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? सन 1882 ईस्वी को इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और इसके बाद भारतीय समाचार पत्रों को भी अंग्रेजी समाचार पत्रों की तरह स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या है? जो भारतीय समाचार पत्र थे उनको जितने अधिकार है उतने ही अधिकार अंग्रेजी समाचार पत्रों को। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी समाचार पत्र कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भारतीय स्थानीय भाषा के समाचार पत्र हैं वो यदि अपनी जनता को जागरूक करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। कब करा गया? 1882 ईस्वी में। किसने करा? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इसमें देखिए इतना तो कर दिया गया लेकिन एक अभी इसका शुल्क अधिनियम जो था, समुद्र आयात शुल्क अधिनियम, फिर भी क्या रहा? इसको बनाए रखा, जिसमें डाकघर वालों को इसमें क्या होता था? डाकघर में जैसे भी कोई पत्र आया, उसमें कोई विद्रोहजनक पत्र लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा? आगे जाके विद्रोह की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं पत्र माध्यम से, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी भावना को पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इसको खत्म नहीं करा। अगर किसी भी प्रकार का विद्रोहजनक पत्र पाया जाता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके हम लोग दूसरे कार्य को देखें, शिक्षा में सुधार, हंटर कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने शिक्षा में सुधार करा, हंटर कमीशन। इसने देखिए शिक्षा में उस समय सुधार इसलिए करा जा रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे पास कुछ ऐसे एक इंडियन मिडिल क्लास वर्ग आ जाए जिसको क्या कर सके? हमारी बातों को अच्छे से समझ सके और हमारा ही कार्य करे, लेकिन वो क्या हो? इंडियन हो। यहीं के लोगों को अपने लिए कार्य करवाने के लिए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जैसे कि देखेंगे। और इसमें भारतीयों का लाभ भी था क्योंकि शिक्षा बढ़ेगा तो भारतीयों की जो लिटरेसी थी वो बढ़ती। ठीक है, 1854 में वुड के निर्देशन पत्र, देखिए चार्ल्स वुड, है ना, गुड डिस्पैच का नियम जिसे बोलते हैं, गुड डिस्पैच का नियम, है ना, जो पास हुआ था 1854 ईस्वी में। उसकी जो समीक्षा करने के लिए 1882 को सर विलियम हंटर, कौन? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में यह बिल पास हुआ। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में। कब? 1882 ईस्वी को। इसके लिए? वुड डिस्पैच के शिक्षा अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। देखिए, इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं उनको देखेंगे हम लोग। पहली सिफारिश है, नगर पालिका और जिला परिषदों को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया गया। अब जो प्राथमिक शिक्षा है उसका कार्यभार कौन संभालेगा? या फिर तो नगर पालिका संभालेगी या फिर तो जिला परिषद। ठीक है, दूसरा देखेंगे, उच्च शिक्षा अधिकतम निजी क्षेत्रों को दे दिया गया। उच्च शिक्षा जो भी विश्वविद्यालय वगैरह थे वो अब कोई सरकार नहीं खोलेगी, वे सारे क्या कर दिए गए? निजी क्षेत्रों को दे दिए गए। इसी तरह से देखेंगे, नागरिक सेवा को बढ़ावा दिया गया।
सरकारी आय का एक निश्चित भाग शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान। ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया प्रावधान इसमें किया गया। इसमें क्या किया गया, जो सरकारी आय थी उसका एक निश्चित भाग शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। इन्हीं सिफारिशों के चलते पंजाब में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है इन्हीं सिफारिशों के चलते। और ये कब की जाती है, 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस अधिनियम के बाद पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और या फिर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, या पंजाब विश्वविद्यालय के समय स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे तीसरा। देखिए हमने हंटर कमीशन को अच्छे से समझा। अब इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय अफगान युद्ध की समाप्ति। देखिए द्वितीय अफगान युद्ध की जो समाप्ति है वो 1882 ईस्वी को हो जाती है, और ये किसके समय होती है, लॉर्ड रिपन के समय होती है। हम लोग जैसा कि जानते हैं लॉर्ड लिटन के समय आरंभ हुआ था। कौन, क्या आरंभ हुआ था, अफगान युद्ध। कौन सा, सेकेंड अफगान युद्ध। ठीक है, किसके समय स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक, देखिए लॉर्ड रिपन के समय यह समाप्त हो गया। अगर समाप्ति की बात करें तो कब हुआ, लॉर्ड रिपन के समय। इसके बाद देखिए जब समाप्त हुआ, क्यों, कैसे समाप्त हुआ, देखिए जो लॉर्ड रिपन था उसने अब्दुल रहमान, जो कि क्या था, अफगानिस्तान का राजा था, इसको वहां का राजा स्वीकार कर लिया। अब ये अफगानिस्तान पर अपने आधिपत्य की बात नहीं करते हैं, जिसके कारण ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच मित्रता का संबंध कायम हो गया। अब भारत और अफगानिस्तान अलग अलग राष्ट्र बन गए और दोनों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया। इसके पहले भी अलग अलग थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ये इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि आप अफगानिस्तान के राजा हैं, जो कि रिपन के समय समाप्त कर दिया गया द्वितीय अफगान युद्ध, जिससे कि अब्दुल रहमान वहां के राजा स्वीकार कर लिए गए। और ये जो अफगान युद्ध हो रहे थे ये पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले समझेंगे स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जो एक छोटे से स्थान पर प्रशासन किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रशासन का विकेंद्रीकरण। जैसे कि प्रशासन यदि केंद्र से ही किया जा रहा है तो वह प्रशासन कभी अच्छा नहीं हो सकता जब तक प्रशासन को छोटी छोटी इकाइयों में न बांटा जाए। तो रिपन ने क्या किया, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो भारत का प्रशासन था उसमें स्थानीय प्रशासन को एक महत्वपूर्ण भूमिका और एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है, ये स्थापना इन्होंने कब की, स्थानीय स्वशासन की स्थापना इन्होंने 1882 ईस्वी को की। ठीक है, लॉर्ड रिपन के सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन था। देखिए जो स्थानीय स्वशासन था ये इसके कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा है कि ये किस उद्देश्य से भारत में लाया गया, देखिए इसका जो उद्देश्य था भारत में नगर पालिकाओं का विकास करना। देखिए उस समय भारत में प्रांतीय सरकार होती थी या फिर तो क्या होता था, केंद्रीय सरकार होती थी। कोई भी स्थानीय स्तर पर कोई सरकार नहीं होती थी, जिसके कारण स्थानीय जगहों में शासन करने में बड़ी कठिनाइयां होती थी। जैसे कि बड़े बड़े शहर हो गए, उन पर कोई भी नहीं होता था शासन करने के लिए, तो बड़ी समस्या होती थी और बड़ी अव्यवस्थाएं होती थी, जिसके तहत इस स्थानीय स्वशासन के तहत बड़े नगरों के लिए, जो बड़े नगर थे, बड़े नगरों के लिए, बड़े नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई, नगर पालिकाएं। बड़े नगरों में नगर पालिकाएं, जो उनसे छोटे थे उनमें जिला परिषद, और फिर सबसे छोटे जो कस्बे होते हैं उनमें स्थानीय निकाय, और ग्रामों में भी ग्राम पंचायत इसमें नहीं स्टार्ट करी जाती है, लेकिन एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कस्बों में जो स्थानीय निकाय है उनको आरंभ कर दिया जाता है। तो नगर पालिकाएं, फिर क्या था, जिला परिषद, फिर क्या था, स्थानीय निकाय। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके थोड़े से प्रावधान देख लेते हैं। क्या है, राज्यों को अपनी आय का एक निश्चित भाग केंद्र सरकार को देना पड़ता।
अब इसमें बताया गया कि जो राज्यों की आय है, अभी हमने पिछली बार देखा था लिटन ने क्या किया था, कुछ जो प्रमुख प्रमुख जैसे कि भूमि कर हो गए, उत्पादन कर हो गए, ये राज्यों की प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए थे, जिनकी आय और व्यय भी कौन के पास थी, प्रांतीय सरकारों के पास थी। अब यह प्रांतीय सरकारों की जो आय व्यय थी, इसमें से एक निश्चित भाग इनको किसको देना था, केंद्र को देना था। और ये जो स्थानीय निकाय होते थे, इनमें 1/3 जो सदस्य होते थे, वो क्या होते थे, सरकारी सदस्य होते थे। एक बार हम लोग फिर से इसको देखेंगे। स्थानीय स्वशासन क्या है, 1882 ईस्वी को पास हुआ, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसके कार्यों में, लॉर्ड रिपन के कार्यों में। ये किस उद्देश्य से भारत आया, भारत में नगर पालिकाओं का विकास करने के लिए। बड़े नगरों में नगर पालिकाएं बनाई गई, फिर जिला परिषद बनाई गई, फिर स्थानीय निकाय बनाए गए, और इसके प्रावधान में राज्यों को अपनी आय का एक निश्चित भाग किसको देना होता था, केंद्रों को देना होता था। और 1/3 जो सदस्य इन परिषदों के थे वो कौन थे, सरकारी थे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अगला। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। देखिए सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है, ये फैक्ट्री में काम करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय, उनके लिए विशेष रूप से लाया गया था। कब लाया गया था, 1881 में। ठीक है, ये जो लॉर्ड रिपन था, इसने देखा कि भारत में जो भी छोटे छोटे उद्योग है, इनमें छोटे छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा श्रम कराया जा रहा है। यही कारण है कि देखो भारत में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए लाया गया था। ठीक है, जिसका केंद्र बाल श्रमिक थे। बाल श्रमिक मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे कि जो 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के होते हैं, इन पर ज्यादा था केंद्र। इसका इसका जो केंद्र था वो ये बच्चे जो बाल श्रमिक होते हैं, उन पर किस प्रकार से उनको काम में लगाया जा सकता है, कितने तक नहीं लगाया जा सकता, ये सारे प्रावधान थे। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। क्या है, जिन कारखानों में 100 से कम मजदूर हो, उन पर यह फैक्ट्री अधिनियम लगाया जाता था। इनमें लगाया जाता था जिन कारखानों में 100 से कम मजदूर हो, 100 नंबर से कम मजदूर जहां पर कार्य कर रहे हैं, वहां पर यह अधिनियम लगाया जाता था। देखो चाय, कॉफी, नील की खेती पर यह लागू नहीं किया जाता था। चाय हो गया, कॉफी हो गया, नील हो गया, इनकी खेती पर यह लागू नहीं किया जाएगा, इन पर यह अधिनियम नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये एक प्रकार की कृषि है, और भारत में जो कृषि है वो पूरा परिवार मिलकर करता है, और उसमें छोटे बच्चे भी कार्य आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इस पर यह अधिनियम नहीं लगाया, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि 7 वर्ष से जो कम के बच्चे थे, जो 7 वर्ष से कम की एज के बच्चे किसी भी कारखाने पर कार्य कर रहे हैं, तो उनको कार्य से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। अब वे 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। लेकिन जो 7 से 12 वर्ष तक के छात्र बच्चे थे, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे थे, उनको कहा गया ये कार्य तो करेंगे, लेकिन 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते। पहले का क्या था, जो बच्चे अनाथ हैं या जो गरीब हैं, उनको 12-12 घंटे, 17-17 घंटे, 15-15 घंटे कार्य कराया जाता था, और उनको कोई कीमत, बिना कीमत के बेगारी में कार्य कराया जाता था। यही कारण है कि लिपन ने यह अधिनियम पास किया, और जो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे थे, उनको प्रावधान रखा कि ये 9 घंटे कार्य कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। खतरनाक मशीनों में चारों ओर बेड़ा बनाना होगा। देखिए जो मशीनें होती थी, जैसे कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे बड़ी सी कटाई की कोई मशीन है, या किसी चीज की फैक्ट्री मेकिंग वाली मशीन है, तो उन सभी मशीनों के चारों ओर बेड़ा लगाया जाएगा या जाल लगाया जाएगा, जिससे कोई भी मजदूर उनके बीच में, जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि उनके बीच में फंस कर किसी की डेथ ना हो जाए या किसी की मृत्यु ना हो जाए। इसी कारण इसने क्या कहा कि जो खतरनाक मशीनें हैं, उनके चारों ओर बेड़ा लगाना होगा। अगर हम लोग देखें इसके बाद, तो इसमें एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर का भी प्रावधान किया गया। इसमें बताया गया कि एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी रखा जाएगा, जो कि क्या हो, जो कि इन सभी प्रावधानों को देखे ढंग से कि ये सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, भारत में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए यह एक्ट लाया गया। बाल श्रमिक इसके विशेष थे, है ना। 100 से कम मजदूरों को क्या इसमें, जिनमें 100 से मजदूर कम कार्य करते थे, उन कारखानों में इसको लगाया गया।
कप चाय कॉफी नील की खेती पर यह लागू नहीं होता था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। 7 से 12 जो उम्र के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 9 घंटे कार्य करेंगे। खतरनाक मशीनों के चारों ओर बेड़ा बनाना होगा और फैक्ट्री इंस्पेक्टर का भी प्रावधान किया गया। देखिए याद रखना, इसमें यदि कोई इनका क्या कर रहा है, इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने वाले पर क्या होगा, 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, 200 का जुर्माना, और उसको दंड भी दिया जाएगा, उसको कारावास भी दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया इसमें कि जो उल्लंघन करेगा इसका तो उसको 200 का जुर्माना और कारावास भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, आर्थिक जो मदें होती हैं उनको केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकारों में या छोटी सरकारों में बांट देना ही आर्थिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब आर्थिक जो नीतियां होती हैं उनको बांट देना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो के काल से ये स्टार्ट हुआ, जो क्या आर्थिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, आर्थिक जो मदे होती थी, आर्थिक दरें या आर्थिक मदे, या मदे भी हो सकता है। ठीक है, आर्थिक जो मदे होती हैं इनको 3 पार्ट में क्या करा गया, डिवाइड करा गया, साम्राज्यीय, प्रांतीय, विभाजित। देखिए सबसे पहले किसने किया, लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद कौन करता है, रिपन। उसके बाद कौन करता है, रिपन। रिपन ने क्या किया, आर्थिक मदों को 3 भागों में बांट दिया, साम्राज्यीय मदे, प्रांतीय मदे और विभाजित मदे। विभाजित मदे हैं जो बटी हुई मदे थी दोनों में। ठीक है, देखिए साम्राज्यीय मदों में कौन था, सीमा शुल्क था, तार था, डाक था, रेलवे था, अफीम था, नमक था, टस्काल था, सैनिक था और भूमिकर इत्यादि थे। इनके जो आय व्यय का कार्य था वो केंद्र संभालती थी। कौन संभालती थी, केंद्रीय सरकार जो होती है वो सीमा शुल्क, तार, डाक, रेलवे और टकसाल, अफीम, सैनिक, भूमिकर आदि का जो आय व्यय का कार्य था वो कौन संभालेगी, केंद्रीय सरकार। इसके बाद हम देखेंगे प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार क्या करती है, जेल, डॉक्टरी सेवा, मुद्रण, राजमार्ग शासन का कार्य संभालेगी। इसका जो आय व्यय का विवरण होगा ये कौन रखेगा, प्रांत रखेगा। कौन रखेगा, प्रांत रखेगा। ठीक है, इसकी जो विभाजित मदे, विभाजित मदों का मतलब क्या होता है, बटी हुई। इसका मतलब क्या है, बटी हुई मदें। बटी हुई मदों का मतलब क्या है, जो राज्य और केंद्र के बीच बटी हैं वही बटी हुई मदें होती थी विभाजित मदें, जिनमें स्टॉम्प, जंगल, पंजीकरण शुल्क इत्यादि से संबंधित कोई भी आय व्यय का विवरण है तो वो ये मदें रखती थी, और इनका केंद्र और प्रांत में ये बटी हुई थी। एक बार फिर से समझेंगे। देखिए सीमा पर अगर कोई शुल्क लग रहा है तो वो किसको मिलेगा, केंद्र को मिलेगा। अगर किसी राजमार्ग पर शुल्क लग रहा है तो वह किसको मिलेगा, प्रांत को मिलेगा। अगर किसी जंगल से लकड़ी चुरा रहा है कोई, ये जंगल से कोई लकड़ी लेना चाहता है या जंगल कटवाना चाहता है, तो अगर उसको कोई कर देना है या पंजीकरण शुल्क करवा रहा है, दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो दोनों में से किसी को मिलेगा, जिसको दोनों में से सबको बराबर बराबर दोनों को बांट दिया जाएगा, या जो प्रतिशत बटा होगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसमें कितना कर छोड़ा गया, जो आर्थिक मदे इनको जब विभाजित करा गया तो इसमें देखिए नमक और शराब को छोड़कर अतिरिक्त सभी वस्तुओं पर 8% कर छोड़ दिया गया था। 8% कर क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा अच्छे से। क्या है, सबसे पहले जो फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में आया, बाल श्रमिकों पर ये था डिपेंडेंट, पूरा बाल श्रमिकों पर। ठीक है, 100 से अधिक कम मजदूर कार्य कर रहे हैं तभी अधिनियम लगेगा। नील का कॉफी और चाय की खेती पर यह नहीं लगता था। बच्चों 7 वर्ष से कम के बच्चे क्या करते थे, 7 वर्ष से कम के बच्चे इसमें कार्य नहीं कर सकते थे। 7 से 12 वर्ष के बच्चे क्या करते थे, इसमें केवल 9 घंटे कार्य कर सकते थे। फैक्ट्री इंस्पेक्टर का भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। अगर कोई उल्लंघन करता है तो 200 रुपए का क्या किया गया, प्राप्त जुर्माना लगाया गया, कारावास भी लगाया जा सकता था। अगर आर्थिक सुधार की बात करें, आर्थिक विकेंद्रीकरण, तो साम्राज्य 3 प्रकार की मदें बांटी गई। सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट करा, फिर डिपेंड ने क्या करा, 3 मदों में बांट दिया। कौन सी, साम्राज्य मदे, प्रांतीय मदे और विभाजित मदे। साम्राज्य मदों में कौन था, सीमा शुल्क था, डाक था, तार था, रेलवे था, सैनिक थे और भूमिकर था। इसके बाद प्रांतीय मदों में देखें क्या था,
प्रांतीय मदों में जेल था, डॉक्टरी सेवाएं थी, है ना, और परिवहन था, राजमार्ग था और प्रशासन था। ठीक है। अगर हम लोग विभाजित मदों की बात करें तो स्टाम्प था, स्टाम्प से संबंधित अगर कोई कार्य है, जंगल से संबंधित अगर कोई कार्य है, पंजीकरण शुल्क से संबंधित अगर कोई मद है, तो वो किसको मिलेगी? इन दोनों को आपस में बटी हुई होती थी। ये वाली केवल जो प्रांतीय मद है केवल प्रांत को, जो साम्राज्यीय मद है वो केवल साम्राज्य का जो केंद्र होता है, केंद्रीय सरकार, उसको। नमक और शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं में 8% के कर को छोड़ा गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सबको। अब लोग अगला पढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे जो उसकी देशी राज्यों के प्रति नीति रही है। देखिए हम जानते हैं कि रिपन एक उदारवादी रवाज चलाए रहा है। ये भारत का सबसे उदारवादी है। कैसा है? उदार है, बहुत ज्यादा उदार है। यही कारण है, क्या करता है ये मैसूर राज्य का जो अधिपत्य किया था ना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में, वो क्या कर देता है? वाडियार वंश को फिर से वापस कर देता है। ये किसको वापस कर देता है? वाडियार वंश को, जो मैसूर का पहले वंश था उसमें क्या कर देता है? वापस कर देता है। इसी तरह से बड़ौदा राज्य जो होता है, बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ को भी वापस कर, बड़ौदा राज्य था वो भी गायकवाड़ों को वापस कर देता है। देखिए इससे इसकी नीति भारतीयों के प्रति बहुत ही सहज और उदारवादी रही है। जैसा कि हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं लिटन, उसकी नीतियां आपने देखी थी कितनी ही कठोर थी। और उसके अगर उसके बिहाफ पे हम लोग रिपन को देखें तो रिपन की जो नीतियां हैं बहुत ही सरल और सहज है। यही कारण है, देखिए मैसूर पर जो आधिपत्य था वो भी वापस कर दिया गया, बड़ौदा राज्य को वापस कर दिया गया। और अगर देखिए तो इसने क्या किया? सिविल सेवा ये जो 19 वर्ष से एज घटाकर क्या कर दी गई? पुनः 21 वर्ष कर दी गई। अभी हमने देखा था उसमें क्या करा गया था? वैधानिक नागरिक सेवा में अधिनियम में जो 21 वर्ष थी उससे 19 वर्ष कर दी। इन्होंने पुनः 19 वर्ष से 21 वर्ष आयु कर दी। किसकी? सिविल सेवा परीक्षा की, आईसीएस की परीक्षा की। ठीक है। अगर इनके काल में जनगणना भी करवाई गई है ना, इसने नियमित जनगणना ही नहीं कराई, नियमित जनगणना, अर्थात हर 10 वर्ष में जो अभी भी जनगणना होती है ना, 2021 में होनी थी पर हुई नहीं, है ना, उसी तरह से जो जनगणना हो रही है, कब से हो रही है? 1881 से 1881, 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, ऐसे करते करते 2011 तक हुई जनगणना। ठीक है। अभी भी हो रही है पर अभी 2021 में जनगणना कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, है ना। अगर हम लोग देखें, इन्होंने ही आरंभ कराई थी ये जनगणना, नियमित जनगणना इन्होंने आरंभ करवाई। ठीक है। और जब जनगणना पहली बार किसने कराई? जनगणना पहली बार 1872 ईस्वी में मेयो ने करवाई थी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो देखिए कई जगह आ चुका है। लॉर्ड मेयो ने क्या करा? अभी आर्थिक विकेंद्रीकरण में भी हमने लॉर्ड मेयो का नाम सुना, अभी इसमें हम लोगों ने फिर से लॉर्ड मेयो का नाम सुना जनगणना में। तो लॉर्ड मेयो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इल्बर्ट विल विवाद। इल्बर्ट विल विवाद क्या था? ये विवाद इसके कार्यकाल का सबसे कठिन विवाद माना जाता है। देखिए 1883 से 1884 के बीच सीपी इल्बर्ट ने क्या करा? अध्यक्षता की। सीपी इल्बर्ट ने क्या करा? अध्यक्षता की, और इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? इल्बर्ट विल बनाने वाली समिति। ठीक है। अगर इसके उद्देश्य की बात करी जाए तो भारतीय न्याय, देखो इसका कुल मिलाकर उद्देश्य यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको भी ब्रिटिश न्यायाधीशों के समान ही क्या दिए जाए? अधिकार दिए जाए। वे भी क्या कर सके? सभी का मामला आसानी से सुन सके। अभी देखिए, अभी इसके पहले क्या व्यवस्था थी? इसके पहले था कि जो भारतीय हैं, भारतीय न्यायाधीश यदि ब्रिटिश न्यायाधीश थे, योग्यता में भी अच्छे हैं, हर चीज में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? वे ब्रिटिशों का कोई भी मामला सुन नहीं सकते हैं। अगर ब्रिटिश न्यायाधीश उससे कम योग्य है, फिर भी वह भारतीय और ब्रिटिशर्स दोनों का, यूरोपियों का भी और भारतीयों का भी, दोनों का मामला सुन सकता था। लेकिन जो भारतीय न्यायाधीश था वह नहीं सुन सकता था। यही कारण है कि ये एक ऐसा अधिनियम लाना चाहते थे जिनसे दोनों में समानता स्पष्ट की जाए और क्या करा जा सके, और ये जो बुराइयां हैं, जिसे लगता था भारतीयों को कि
हमें भिन्न है, ये हम पर राज कर रहे हैं, ये सारी भावनाओं को खत्म करना चाहते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, यूरोपीय इसके विरुद्ध हो गए। यूरोपीय ने कहा ये काले लोग हमारा निपटारा करवाएंगे, ये काले लोग हमारे सब सुनवाई करेंगे, हमारे जो केस होंगे उनकी सुनवाई ये कैसे कर सकते हैं, हम इनके हुक्म का पालन कर ही नहीं सकते हैं। यही कारण है कि जो लॉर्ड रिपन था, इससे इसके हृदय को बहुत आहत हुआ और इसने अपने जो पद था वायसराय का, ये 1884 में अपने पद से इस्तीफा दे देता है। और क्योंकि इस पर एक कमेटी भी बना, इसका बड़ा अपमान किया गया कि एल्बर्ट का रिपन का कि तुम एक यूरोपीय होकर भारतीयों का साथ दे रहे हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, क्या है, भारतीय न्यायाधीशों व ब्रिटिश न्यायाधीशों के को समान अधिकार की बात करता है, परंतु कुछ यूरोपीय के विरोधों के फलस्वरूप यह पारित नहीं हो सका। याद रखिएगा, यह बिल पारित नहीं हो सका। रिपन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, ये बिल समझ लीजिए, एक वायसराय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया केवल इसलिए कि हिंदुओं को, वो भारतीयों को वो अपना अधिकार नहीं दे पाया। ठीक है, जबकि उन भारतीय न्यायाधीशों के पास अधिकार था कि वे सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई कर सकें, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक भारतीय थे। देखिए, अगर हम लोग इसके मूल्यांकन की बात करें तो जितने भी वायसराय या जितने भी रहे हैं, जितने भी वायसराय या हमारे गवर्नर रहे हैं, गवर्नर जनरल्स रहे हैं, तो उनमें सभी में सबसे उदारवादी लॉर्ड रिपन को ही देखा जाता है। यही कारण है कि हम इसे बहुत गहन अध्ययन से हमें हमारे बीए के सिलेबस में रखा गया है, हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमको लॉर्ड रिपन का मूल्यांकन देखना है। इसका मूल्यांकन कैसा रहा, देखिए, इसने कई तरह की ऐसी नीतियां चलाई जो भारतीयों के लिए हितकारी साबित हो सकी, जो आने वाले समय में भारतीयों को बहुत दिया गया फायदा दिया, बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकी। और यही कारण है कि ये कहता है कि मेरे कार्यों से मेरा मूल्यांकन करना, मेरे शब्दों से नहीं। क्या कहता है, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। इसका मतलब क्या था कि जैसे कि जो मैंने कार्य करे हैं, जो मैंने भारत में भारतीयों के लिए कार्य करा है अपने 4 वर्ष के शासन काल में, उसके आधार पर ही क्या करें, मेरा जो मूल्यांकन है वह किया जाए, मेरे शब्दों से ना किया जाए। ठीक है, आज हम लोगों ने बीए 4th सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया है। एक बार आप इसका 2x की स्पीड में फिर से रिवीजन कर लीजिए। जब हम इसके एमसीक्यू करेंगे तो आपको इसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि बोला जाता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ने का बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।